नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। सबसे पहले ये बता दूं मैं, ये एक अधिगम सिद्धांत है और थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी व्यक्ति था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया गया। थॉर्नडाइक यूएसए का निवासी था और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर, जो कि मंदबुद्धि थी, मूर्ख बिल्ली थी, और उसके सामने कौन सा टुकड़ा रखा था? उद्दीपक क्या था उसके लिए? मांस या मछली का टुकड़ा, उसे उत्तेजित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। अब यहाँ कुछ आप देख रहे होंगे कि एसी में रहने वाला थानोस मूवी अमेरिका में रिलीज हुई। ये क्या है? ये इसके शॉर्टकट्स हैं याद करने की ट्रिक्स। कि थानोस मूवी अर्थात एवेंजर्स मूवी कहाँ रिलीज हुई थी? अमेरिका में। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि थॉर्नडाइक का थानोस और अमेरिका की मूवी, यानी कि अमेरिका का रहने वाला है। एसी में रहने वाला, एसी मतलब ए का मतलब हुआ 1 और सी का मतलब हुआ 3, तो ये 1913, 13 यानी 1913 का। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इस सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिद्धांत किसी भी अन्य नाम से आ सकता है। तो देखते हैं। पहला, इसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 2, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। नंबर 3, आवृत्ति सिद्धांत। क्यों कहा जाता है इसे आवृत्ति सिद्धांत? क्योंकि बिल्ली बार बार प्रयास करती है तो उसकी आवृत्ति होती रहती है। ऐसे ही इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है और भूल जाती है, त्रुटि करती है, फिर भूल जाती है, फिर सीख जाती है। इसलिए इसे प्रयास, त्रुटि, प्रयत्न, भूल इन नामों से जाना जाता है। नंबर 4, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्योंकि इसमें उद्दीपक, भोजन को देखकर बिल्ली अनुक्रिया करती है, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। पहले स्टिमुलस आता है, मांस का टुकड़ा, और फिर रेस्पॉन्स होता है उसको खाने की लिए प्रतिक्रिया करना। नंबर 6, इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि किसमें संबंध दर्शाता है? ये उद्दीपक और अनुक्रिया में। नंबर 7, अधिगम बंध सिद्धांत। बंध का मतलब संबंध है। नंबर 8, टाइप एस सिद्धांत, स्टिमुलस सिद्धांत। नंबर 9, संयोजनवाद सिद्धांत। यह उद्दीपक और अनुक्रिया में संयोजन बताता है। नंबर 10, विशिष्ट उद्दीपक या विशिष्ट अनुक्रिया सिद्धांत, अर्थात विशिष्ट उद्दीपक के कारण विशिष्ट अनुक्रिया की गई, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। नंबर 11, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं कि उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया की गई, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। अब बात आती है प्रयोग की। तो ये प्रयोग क्या किया है थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक ने, आप देख सकते हैं, ये चौकोर में एक पिंजरा है और पिंजरे में एक रखी हुई है मूर्ख बिल्ली, मंद बुद्धि की बिल्ली। अब उसके पास एक मछली का मांस का टुकड़ा रख दिया उद्दीपक। अब इसको लेने के लिए वो मूर्ख बिल्ली बार बार प्रयास करती है, अनुक्रिया करती है। यही पूरा का पूरा ये सिद्धांत है और अंत में वो मूर्ख बिल्ली इस मछली मांस के टुकड़े को लेना सीख जाती है पिंजरे से निकलकर, और वो सफल हो जाती है। इसीलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया है कि कैसे बार बार वो त्रुटि करती है पिंजरे में से निकलने की और किस प्रकार से वो फंस जाती है और फिर कैसे मांस प्राप्त करती है अंत में। यही सारा इसका प्रयोग है। अब इसके नियम देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल 8 नियम दिए हैं, जिसमें से 3 मुख्य नियम है तथा 5 गौण या सहायक नियम है। अब पहले हम मुख्य नियम देखते हैं 3। तो पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी हो जाओ। इस नियम के अनुसार जब बालक किसी कार्य को करने के लिए रेडी होता है तब वह शीघ्र सीख जाता है। कहने का मतलब कि शिक्षक को ज्ञान देने से पहले बालक को ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तैयार, तभी वो सीखेगा। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन वह पानी तभी पिएगा जब वो तैयार होगा। इसलिए बालक के ऊपर कुछ भी थोपो मत, उसे ज्यादा पढ़ाओ मत आप,
पहले उसे पढ़ने के लिए तैयार करो, तब वो अपने आप उसे सीखेगा। अर्थात कुआं प्यासे के पास ना जाए, प्यासे को कुएं के पास आने दिया जाए, यही यह सिद्धांत कहता है। नंबर 2, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। यह नियम अधिगम के अभ्यास पर बल देता है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम भूल जाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, आपने सुना हो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल। ये क्या कहता है मॉडल, कि जितना ज़्यादा आप करोगे प्रयास उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। हमारे हिंदी में भी एक कहावत आती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सील पे होत निशान। ये सारी की सारी कहावत क्या कह रही है, यही कह रही है कि भैया बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कार्य करना आ जाएगा, आप सीख जाओगे, तो आप प्रैक्टिस करो। अब इसके दो उपनियम है। पहला है उपयोग नियम। उपयोग नियम तो क्या कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अर्थात आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज की बार बार में तो आप परफेक्ट होते चले जाओगे और अच्छा कार्य कर पाओगे। और दूसरा नियम क्या कहता है इसका, अनुप्रयोग नियम, कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, आपने जो लर्निंग की है वो सब कुछ आपकी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आप कंटिन्यू लर्न करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो जो भी आप सीख रहे हो। नंबर 3 है प्रभाव व परिणाम नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल होता है तो उसे संतोष मिलता है। मैंने कोई मेहनत की और मैं नौकरी लग गया तो मैं क्या हो गया, सफल हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा, संतोष। और वह उस कार्य करने में क्या होता है, प्रेरित होता है। जबकि असफल होने पर वो क्या करता है, असंतोष के कारण उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि असंतोष से उसके मन में क्या आ जाती है, नकारात्मकता, फिर वो दोबारा मेहनत नहीं करता है। अब आते हैं गौण या सहायक नियम, जो कि 5 है, जिसमें पहला बहु प्रतिक्रिया नियम। किसी नई समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करने लग जाता है, जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता। होता क्या है कि जब कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को सॉल्व करने के लिए पहले एक तरीका अपनाते हो, फिर उससे नहीं होती तो दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, फिर चौथा, ऐसे करके आप बहुत सारे तरीके उस समस्या को सॉल्व करने में लगा देते हैं, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। यही बहु प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। इसी कारण इसका नाम प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पड़ा, कि आप बार बार प्रयास करते हो, त्रुटि होती है और आप सुधार करते रहते हो, अंत में आपको सफलता फिर मिल जाती है। नंबर 2, मनोवृत्ति नियम, मानसिक विन्यास नियम। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होगी, अभिवृत्ति होगी, उसी अनुपात में हम कार्य करने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, मनोवृत्ति आपकी सकारात्मक होगी, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अच्छा सोचें। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर कार्य करने से वो सरल हो जाता है। आप किसी को कहो कि भैया ये इतना बड़ा कार्य है, ये कर दो, वो घबरा जाएगा करने से। जबकि आप उसको कहो ये छोटा सा कार्य है, ये कर दो, फिर बाद में उसी कार्य का दूसरा भाग उसको दे दो, फिर तीसरा दे दो, ऐसे उसको बर्डन भी नहीं लगेगा और वो कार्य भी करता रहेगा, तो और उसको सफलता भी मिल जाएगी। अंश से पूर्ण की ओर निगमन शिक्षण विधि इसी नियम पर आधारित है। निगमन शिक्षण जो विधि है वो भी यही कहती है कि पहले आप अंश पढ़ाओ और फिर उससे आप पूर्ण की ओर जाओ। नंबर 4 नियम है इसका आत्मीकरण नियम, जिसे सादृश्यीकरण नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होने पर उससे मिलती जुलती पुरानी समस्या के समाधान का अनुभव जब इस नई परिस्थिति या समस्या में करता है तो व्यक्ति अपने नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। इसमें होता क्या है कि उसने पुरानी कोई समस्या सॉल्व की हुई थी, जैसे साइकिल के टायर में हवा भरने का उसने काम सीखा हुआ था। अब एक दिन वो गाड़ी उसकी हवा कम हो जाती है, तो वो क्या करता है, पंप लेके गाड़ी में भी हवा भरने लग जाता है, मोटरसाइकिल में भी। तो उसने क्या किया, पुराना जो अनुभव था उसका प्रयोग उसने नए ज्ञान में को सीखने में कर दिया और उन दोनों का मैच हो गया और फिर वो ज्ञान भी क्या हो गया, स्थायी हो गया। इसी को सादृशीकरण नियम या आत्मीकरण नियम कहते हैं। अब आता है साहचर्य परिवर्तन नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लग जाती है।
अनुक्रिया एक ही है लेकिन उद्दीपक क्या हो जाते हैं, अलग अलग परिवर्तित। जैसे पावलोव के सिद्धांत में कुत्ता पहले भोजन को देखकर लाल टपकाता था, फिर बाद में वो क्या करेगा, केवल घंटी देखकर ही लाल टपकाने लग जाएगा। होता क्या है पावलोव सिद्धांत में, आप आगे देखेंगे इसको, कि कुत्ते को केवल घंटी दिखाते ही वो लाल टपकाने लग जाता था, जबकि होता यह है कि कुत्ता लाल कब टपकाएगा, भोजन देखकर, लेकिन उसने ऐसा प्रयोग किया कि वो बाद में घंटी देखकर भी लाल टपकाने लगा। तो उद्दीपक दो हो गए, भोजन और घंटी, और लार टपकने लग जाती है उसकी। तो यह सिद्धांत है साहचर्य परिवर्तन नियम। इसलिए थार्नडाइक का ये नियम है वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के समान ही है। थार्नडाइक सिद्धांत का महत्व देखते हैं। नंबर 1, मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे बढ़िया सिद्धांत, जो मेहनत करो, बार बार प्रयास करो, उनके लिए। नंबर 2, धैर्य व परिश्रम के गुणों का इससे विकास होता है कि आप धैर्य रखते हैं, सीखने के दौरान गलतियां हो रही हैं आपसे, फिर भी आपने धैर्य रख रखा है, परिश्रम कर रहे हैं। नंबर 3, गणित विज्ञान आदि विषयों के लिए उपयोगी, क्यों, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। नंबर 4, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास, इसमें आप पुराने अनुभवों के आधार पर नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। नंबर 5, निरंतर अभ्यास पर बल, ये सिद्धांत क्या कहता है, बार बार अभ्यास करें। नंबर 6, लर्निंग बाय डूइंग पर बल। नंबर 7, निराशा में आशा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। नंबर 8, छोटे बालकों के लिए विशेष उपयोगी, क्योंकि वो बार बार में गलती करके ही सीखते हैं। नंबर 9, छोटे बालक की सभी क्रियाएं इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, जितनी भी वो काम करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार में साइकिल से गिरते हैं, फिर अंत में वो साइकिल चलाना सीख जाते हैं। नंबर 10, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ आदि इसी सिद्धांत पर बांधते हैं कि उनसे टाई नहीं बनती है, पहले बार बार गलती करते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर बिना कुछ सोचे समझे उनको बाद में टाई बांधना अपने आप आ जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत का या थार्नडाइक के सिद्धांत का प्रतिपालन किया है।